हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। वो जो टॉपिक है कि जब भी हम कोई प्रोसेसर बाय करना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए हम इंटेल का प्रोसेसर बाय करना चाहते हैं, फिर मान लीजिए एएमडी का प्रोसेसर वहां पे बाय करना चाहते हैं, तो दोस्तों जब भी हम कोई प्रोसेसर बाय करते हैं, अगर हम उसकी स्पेसिफिकेशन में देखें तो वहां पे आपको हर प्रोसेसर की एक चीज जरूर देखने को मिलेगी, और वो होती है कैशे मेमोरी। मतलब वहां पे आपने देखा होगा कि हर प्रोसेसर की वहां पे जो कैशे मेमोरी जरूर दी होती है। जैसे मान लीजिए इंटेल के प्रोसेसर को हम लेते हैं और वहां पे इसकी स्पेसिफिकेशन में देखते हैं तो वहां पे आपको कैशे मेमोरी मतलब वहां पे लिखा होता है L3 कैशे मेमोरी करके लिखा होता है, और वहां पे उसका साइज दिया होता है। ऐसे मान लीजिए हम AMD का प्रोसेसर को देखते हैं और वहां पे भी इसके स्पेसिफिकेशन में देखते हैं तो वहां पे भी हमें L2 या L3 करके वहां पे जो कैशे मेमोरी दी होती है, मतलब वहां पे उनकी डिटेल दी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारा जो कैशे मेमोरी होती है प्रोसेसर के अंदर, ये क्या चीज होती है और इसका काम क्या होता है। और दोस्तों साथ में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारी जो ये कैशे मेमोरी होती है यहाँ पे इसका साइज इतना कम क्यों होता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों को जब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारे प्रोसेसर के अंदर जो कैशे मेमोरी क्या होती है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमारा प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर दोस्तों क्या होता है कि वहां पे उसमें जो एक डाई होती है, डाई के अंदर दोस्तों क्या होता है कि वहां पे बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, और वहां पे क्या होता है कि उस डाई में ही वहां पे हमारे जो कोर्स होते हैं और जो इंटरनल ग्राफिक प्रोसेस यूनिट होता है, मतलब इसमें एक पोर्शन होता है जो इंटरनल ग्राफिक प्रोसेस यूनिट का होता है। और दोस्तों वहां पे क्या होता है कि उसमें मेमोरी कंट्रोल हब होते हैं और उसमें जो काफी और जो चीजें होती है मतलब पोर्शन के रूप में होती है। तो वहां पे ही दोस्तों हमारी जो डाई होती है उसमें एक छोटा पोर्शन होता है जिसमें जो वहां पे कैशे मेमोरी होती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें जो कैशे मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं या फिर मान लीजिए कोई गेम खेल रहे होते हैं या फिर मान लीजिए कोई काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमारा जो कंप्यूटर किस तरह काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे क्या होता है कि हमारे जो डाटा स्टोरेज के लिए मतलब वहां पे हमारी जो लाइट भी चली जाए या फिर मान लीजिए उसमें हम पावर ऑफ भी कर दे तब भी वहां पे डाटा स्टोरेज रहे, मतलब नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वहां पे जो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारे जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, सोलिड ड्राइव होती है, या फिर मान लीजिए M.2 सोलिड ड्राइव है जैसे अब लेटेस्ट चल रही है, या फिर मान लीजिए जैसे डीवीडी डिस्क होती है, या फिर मान लीजिए ब्लू रे डिस्क होती है, या फिर मान लीजिए पेन ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड होती है। ये जो होते हैं हमारे सेकेंडरी डिवाइस होती है, मतलब जिसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। मतलब इनमें क्या होता है कि पावर ऑफ होने के बाद भी जो हमारा डाटा स्टोरेज होता है। तो दोस्तों वहां पे क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं, फिर मान लीजिए गेम खेलना चाहते हैं, तो वहां पे एक दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो जितने भी सेकेंडरी डिवाइस हमारा कोई भी लगा हो, तो वहां से हमारा जो डाटा जो है रैम के अंदर जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारे जितने भी सेकेंडरी डिवाइस होते हैं वो इतने जो फास्ट नहीं होते। तभी दोस्तों आपने देखा होगा पहले जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी, मतलब उसको जो फास्ट बनाने के लिए उन्होंने बहुत से तरीके किए, मतलब साइंटिस्टों ने। उससे बाद दोस्तों क्या हुआ कि फिर हमारी जो सोलिड ड्राइव आई, जो हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव से फास्ट होती थी, मतलब उसकी जो स्पीड होती थी डाटा उठने की वो जो काफी फास्ट होती थी, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव से। उससे बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए अब जो आई है M.2 सोलिड ड्राइव, मतलब NVMe वाली, तो वो जो होती है हमारी जो सोलिड ड्राइव से भी फास्ट होती है, मतलब SATA वर्जन वाली से। तो उसकी जो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है ताकि हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसकी भी जो स्पीड फास्ट हो सके, ताकि हमारा जो डाटा है मतलब रैम तक भी काफी तेजी से जा सके। अब दोस्तों जिस चीज पर हम काम करना चाहते हैं वो क्या होता है, हमारे सेकेंडरी डिवाइस है हमारे जो रैम के अंदर आ चुका है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारी डी रैम होती है, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, वो जो होती है हमारी जो सेकेंडरी डिवाइस जितनी होती है उनसे फास्ट होती है। तो दोस्तों वहां पे हमें जो डी रैम की जरूरत पड़ी ताकि वहां पे क्या हो सके कि जब प्रोसेसर जो होता है, क्योंकि प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि वहां पे जो उसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है या फिर मान लीजिए क्लॉक स्पीड होती है वो जो गीगाहर्ट्ज में होती है, और वो जो रैम की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। अब दोस्तों वहां पे क्या होता है कि जब हम मान लीजिए हम कोई एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं तो वहां पे रैम की स्पीड ज्यादा होने की वजह से तो वहां पे हमारा जो डाटा है काफी तेजी से हमारे जो प्रोसेसर तक जा सकता है ताकि जो उसकी प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो सके। अब दोस्तों आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए डी रैम होती है हमारी, जो पहले मतलब रैम होती थी वो जो कम मेगाहर्ट्ज की होती थी, फिर धीरे धीरे उनकी जो मेगाहर्ट्ज बढ़ती चलेगी। जैसे DDR की जो होती थी कम होती थी, फिर DDR2 आई, फिर DDR3 आई, फिर DDR4 आई, मतलब 3200 मेगाहर्ट्ज तक की। और अब जो मान लीजिए कि वहां पे ओवरक्लॉक रैम भी आती है, मतलब जो 5000 तक भी आती है, 5200-5400 मेगाहर्ट्ज तक भी आती है। तो वो इस करके है कि वहां पे हमारा जो डाटा है मतलब रैम से जो हमारे प्रोसेसर तक फास्ट पहुंच पाए, और वहां पे जो हमारा प्रोसेसर है बहुत जल्दी उनकी प्रोसेसिंग कर पाए। मतलब जो हमें डाटा चाहिए होता है वो हमारी जो रैम के अंदर स्टोर हो जाता है, मतलब सेकेंडरी डिवाइस है। अब दोस्तों वहां पे क्या होता है कि जो हमारे डायनेमिक रैम होता है वो भी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती ताकि हमारे जो प्रोसेसर तक है डाटा बहुत जल्दी सेंड कर सके। मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत डिले होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेसर कई बार बोटलनेक करने लग जाता है, और जिसकी वजह
से वहां पे उसे वेटिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों वहां पे जो हमारी मेमोरी काम आती है वो होती है कैशे मेमोरी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि वो जो होती है हमारे प्रोसेसर के बिल्कुल पास होती है, मतलब उस डाई पे ही होती है वो। तो वहां पे क्या होता है कि उसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होती है कि जो हमारी जो कैशे मेमोरी होती है, जिसे हम जो स्टैटिक रैम भी बोल देते हैं या फिर उसे हम बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो इस करके दोस्तों बोलते हैं कि वहां पे क्या होता है कि हमारी जो स्टैटिक मेमोरी होती है और डायनेमिक जो मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, जो हमारी स्टैटिक मेमोरी होती है मतलब जो हमारी कैशे मेमोरी होती है वो जो है बार बार रिफ्रेश नहीं होती। तो वहां पे जो वोल्टेज भी कम चाहिए होती है। और यहाँ पे जो हमारी डी रैम होती है मतलब उसे वोल्टेज ज्यादा चाहिए होती है, वहां पे इतनी ज्यादा वोल्टेज नहीं होती, मतलब 1.5 होती है या फिर मान लीजिए 1.3 होती है, मतलब जैसे जैसे हमारी जो वर्जन बढ़ते चले गए DDR3 से DDR4 में। पर दोस्तों फिर भी वहां पे जो हमारी जो स्टैटिक मेमोरी होती है उसे बहुत ही कम वोल्टेज होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि हमें कैपेसिटर का लोड करना पड़ता है, मतलब जो हमारी डी रैम होती है तो उसमें क्या होता है कि बार बार रिफ्रेश होता रहता है मतलब डाटा वहां पे। और वहां पे जो हमारी स्टैटिक रैम होती है उसमें जो डाटा बार बार रिफ्रेश नहीं होता। और वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए प्रोसेसर को जो बार बार चीज चाहिए होती है, मतलब जो बार बार जिस चीज पर काम करनी पड़ती है, तो वो जो होता है जो हमारे कैशे मेमोरी में ज्यादातर स्टोरेज होता है, क्योंकि वो जो हमारी कैशे मेमोरी होती है वो जो हमारी डायनेमिक रैम से 10 से 100 गुना फास्ट होती है। तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो कैशे मेमोरी होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो रैम से अब डाटा है हमारे जो कैशे मेमोरी के अंदर आता है। मतलब वहां पे पहले जो सेकेंडरी मेमोरी से रैम में आया, रैम से फिर जो हमारे कैशे मेमोरी में आया। और वहां पे दोस्तों क्या होता है कि फिर हमारी जो कैशे मेमोरी जो रैम से भी ज्यादा फास्ट होती है, मतलब डायनेमिक रैम से, तो वहां पे हमारा जो प्रोसेसर है मतलब वहां से डाटा उठा लेता है और जिसकी वजह से हमारी जो प्रोसेसिंग है बहुत जल्दी फास्ट होती है। तो इसी करके दोस्तों वहां पे जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं वहां पे हमारी जो कैशे मेमोरी दी होती है, ताकि जितनी ज्यादा उसकी कैशे मेमोरी हमारा जो प्रोसेसर उतना ज्यादा फास्ट होगा। मतलब हमें जो कोर्स और मेगाहर्ट्ज के साथ ये भी देखना होता है कि हमारी जो कैशे मेमोरी कितनी है, जितनी ज्यादा कैशे मेमोरी होगी हमारा जो प्रोसेसर उतना ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि हमारी जो कैशे मेमोरी जितनी ज्यादा हुई वहां पे हमारा जो डाटा ज्यादा स्टोरेज होगा। तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो डाटा है प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो पाएगा। अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि हमारी जो सेकेंडरी डिवाइस होती है वहां से हमारा जो डाटा रैम में आता है, फिर जो हमारे कैशे मेमोरी आता है, फिर वहां पे जो हमारा जो प्रोसेसर है वहां से जो कैशे मेमोरी से डाटा उठाता है ताकि वो जो है प्रोसेसिंग जल्दी हो सके। मतलब दोस्तों वहां पे क्या होता है कि हमारे जो कैशे मेमोरी में वो ज्यादातर डाटा स्टोरेज होता है जिसका जो प्रोसेसर है बार बार यूज करता है, या फिर जो इंस्ट्रक्शन वहां पे जो स्टोरेज होती है वो ज्यादातर होती है जिनका जो प्रोसेसर है बार बार यूज करना चाहता है, तो वो जो है कैशे मेमोरी में वहां पे ज्यादातर स्टोरेज होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैशे मेमोरी में भी, जैसे मान लीजिए वहां पे दिया होता है अलग अलग दिया होता है L1, L2, L3, इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो L1 कैशे मेमोरी होती है वो कम होती है, L2 थोड़ी ज्यादा होती है, L3 उससे ज्यादा होती है। मतलब इसका कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी L1 कैशे मेमोरी होती है वो जो होती है हर कोर के साथ वहां पे होती है, मतलब जितने भी हमारे कोर्स होते हैं वहां पे क्या होता है कि वो जो होती है उसकी इंडिविजुअल मेमोरी होती है। फिर उससे बाद दोस्तों L2 आती है, फिर उससे बाद दोस्तों L3 आती है। L2 दोस्तों जो हमारी होती है वो जो होती है L1 साइज से थोड़ा ज्यादा होता है और L3 का साइज सबसे ज्यादा होता है, मतलब L2 से भी। पर दोस्तों यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मेमोरी से रैम आएगा, फिर वहां पे जो कैशे मेमोरी आता है, पर कैशे मेमोरी में भी दोस्तों ऐसे ही आता है कि वहां पे जो हमारी जो L1 होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, L2 से थोड़ी कम फास्ट होती है, L3 उससे और कम फास्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो डाटा सेकेंड डिवाइस है रैम आता है, फिर जो कैशे मेमोरी L3 में आता है, फिर L2 में आता है, फिर L1 में आता है, जिस हिसाब से उसे चाहिए। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए जो हमारा कोर है और वहां पे जो हमारी L1 कैशे मेमोरी दी हुई है मतलब कोर के हिसाब से, और वहां पे देखा होगा L1D लिखा होगा और L1I लिखा होता है। यहाँ पे दोस्तों L1D का मतलब होता है डाटा, मतलब डाटा स्टोरेज के लिए, और L1I का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब इसमें जो इंस्ट्रक्शन और डाटा मतलब यहाँ पे जो ये अलग अलग होती है। उससे बाद दोस्तों L2 होती है, मतलब उससे थोड़ी कम स्पीड होती है पर उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा साइज होता है। उससे बाद दोस्तों हमारी जो L3 होती है, मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी और ज्यादा होती है पर वहां पे वो उतनी कम फास्ट होती है। फिर उससे बाद दोस्तों जो हमारी रैम जो से कम फास्ट होती है, फिर उससे बाद दोस्तों जो हमारे सेकेंडरी डिवाइस जितनी भी होते हैं वो होते हैं, मतलब पहले जो होती है M.2 सोलिड ड्राइव, फिर उससे बाद जो सिंपल साटा वर्जन की सोलिड ड्राइव, फिर उससे बाद जो हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब इस तरह होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज होती है। दोस्तों यहाँ पे जैसे हुआ कि हमारा जो सेकेंडरी डिवाइस है रैम है, फिर जो कैशे मेमोरी में गया, तो वहां पे भी दोस्तों वो क्या करता है, जब प्रोसेसिंग करता है तो सबसे पहले दोस्तों वो क्या करता है, वो जो देखता है L1 जो कैशे मेमोरी होती है उसमें देखता है, उसमें देखता है। तो वहां पे अगर उसे फाउंड हुआ तो उसे हम हिट बोलते हैं, अगर वहां से नहीं मिला तो उसे हम मिस बोलते हैं। फिर वो क्या करता है, फिर L2 में देखता है, फिर वहां पे भी ऐसे ही होता है कि मान लीजिए L2 में मिल गया तो हिट हो गया, अगर वो नहीं मिला तो मिस। फिर आगे जाता है, फिर वो L3 में देखता है, फिर L3 में देखने के बाद अगर उसे नहीं मिलता फिर वो रैम के पास जाता है, अगर रैम में भी नहीं मिला फिर वो जो है हमारी जो सेकेंडरी डिवाइस के पास जाता है। तो वहां पे इसी करके जो प्रोसेसिंग स्लो आती है, अगर जितना जल्दी डाटा वहां पे उसे L1 या L2 से मिलेगा हमारी जो प्रोसेसिंग उतनी जल्दी फास्ट होगी, L3 से मिलेगा। दोस्तों इसी करके हमारे जो प्रोसेसर में जो कैशे मेमोरी दी होती है ताकि जो हमारी प्रोसेसिंग है बहुत जल्दी फास्ट हो सके। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा कि यहाँ पे जो हमारी जितनी भी कैशे मेमोरी दी होती है उतनी
ज्यादा कम क्यों दी होती है, जबकि हमारी जो डायनेमिक रैम होती है मतलब यानी कि स्लॉट में हम लगाकर 128 गीगाबाइट्स तक भी कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए Xeon प्रोसेसर होते हैं इसमें 256 मतलब 4 टेराबाइट उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि उसका जो प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब हम इसका डी रैम से कंपेरिजन करें तो इसका बहुत ज्यादा वहां पे जो प्राइस है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये जो होती है कैचे मेमोरी हमारी बहुत कम होती है। और दोस्तों साथ में क्या होता है कि यहाँ पे इसको जो डाई पे ही बनाना होता है तो वहां पे इसको बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है। मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन और पूरे जो आर्किटेक्चर बनाना होता है वो बड़ा डिजाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम इसकी कैचे मेमोरी बढ़ाएंगे तो वहां पे हमें ये चीजें भी देखनी होती है। तो इसी करके यहाँ पे दोस्तों ये जो होती है बहुत महंगी होती है, और ये जैसे मैंने बता दिया कि फास्ट बहुत है, इसी करके भी ये महंगी होती है। तो दोस्तों इसी करके आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए जिन प्रोसेसर की जो कैचे मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, मान लीजिए कई प्रोसेसर की तो 128 MB कैचे मेमोरी भी होती है, तो उनका प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो दोस्तों इसी करके जब भी आप कोई प्रोसेसर देखेंगे तो वहां पे आपको जो कैचे मेमोरी जरूर दी होगी। या फिर मान लीजिए आप जो है अपनी जब मान लीजिए टास्क मैनेज में जाएंगे, जैसे मान लीजिए विंडो 10 है, तो वहां पे भी आपको जो प्रोसेसर की डिटेल में मिल जाएगा कि आपकी L1, L2 और L3 कितनी है। मतलब यहाँ पे सिंपल मतलब ये होता है कि L1 जो बहुत फास्ट होती है पर उसका साइज कम होता है, L2 उससे थोड़ी कम फास्ट होती है पर उसका साइज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे L3 होती है उसका साइज जो और ज्यादा होता है पर वो जो होती है L1 और L2 से कम फास्ट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है। और दोस्तों कहीं में क्या होता है कि हमें L4 कैचे मेमोरी भी देखने को मिलती है कई प्रोसेसर में। वो इसलिए देखने को मिलती है कि दोस्तों जिनका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग बड़ा यूनिट हाई होता है वहां पे दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा इंटेल का Haswell प्रोसेसर है और उसमें जो Iris Pro ग्राफिक्स है, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि हमें L4 कैचे मेमोरी देखने को मिलती है कि उसमें 128 MB जो ग्राफिक्स रैम होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे इसमें भी टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल कोर में L1 जो D होती है और L1 जो I होती है वो अलग अलग होती है, मतलब हर इंडिविजुअल कोर की होती है। फिर वहां पे जो L2 होती है, पर जो L3 होती है वो जो शेयर्ड मेमोरी होती है। तो दोस्तों जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे Skylake प्रोसेसर है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कि इंडिविजुअल कोर में L1D और L1I है, फिर उसके बाद जो L2 कैचे मेमोरी है, मतलब हर प्रोसेसर की अलग अलग है। फिर उससे बाद दोस्तों जो हमारी जो L3 कैचे मेमोरी होती है मतलब वो शेयर्ड होती है, मतलब सब प्रोसेसर के साथ। जैसे मान लीजिए उसे हम बोलते हैं लास्ट लेवल कैचे, उसमें दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे जो 8 कोर हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे L3 कैचे मेमोरी किसी में 32 MB की है, तो वो जो है 4 MB की हर कोर के लिए वहां पे जो शेयर्ड होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे होता है। और दोस्तों साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कैचे मेमोरी फास्ट होने का क्या कारण है। दोस्तों कैचे मेमोरी फास्ट होने का कारण ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे जो कोर के साथ जो होती है इंडिविजुअल कोर के साथ वहां पे जो L1 कैचे होती है, मतलब उसी डाई पे होती है, मतलब बिल्कुल उसके साथ ही होती है। फिर उससे बाद थोड़ा डिस्टेंस से बाद जो हमारी L2 होती है, मतलब वो जो होती है उसकी साइज ज्यादा होती है पर वो जो होती है थोड़ी कम स्पीड में होती है। फिर उससे बाद दोस्तों जो हमारी होती है L3 होती है वो से थोड़े और डिस्टेंस में होती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वहां पे जो ज्यादा दूरी ट्रैवल करना पड़ता है। इस करके भी उनकी जो स्पीड घटती चली जाती है, मतलब हमारी जो L1 की फास्ट होती है, L2 की थोड़ी सी कम, L3 की कम, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस और ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। और दोस्तों वहां पे जो स्पीड कम क्यों होती चली जाती है, यहाँ पे L1 में ज्यादा, फिर L2 में से कम, L3 में उससे कम, वो इस करके दोस्तों वहां पे लेटेंसी की वजह से। लेटेंसी में दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि L1 में जब डाटा फाइंड नहीं हुआ तो वहां पे उसे जो टाइमिंग लगा, फिर उसके बाद जो L2 में ढूंढेगा, फिर L3 में ढूंढेगा, फिर उससे जो है उनकी लेटेंसी जो है मतलब वहां पे बढ़ जाएगी, जिसमें क्या होगा कि उसका जो टाइम है मतलब डाटा पिकअप करने को ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वहां पे उसकी जो स्पीड है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पहले वो L1 में ढूंढता है, L1 में नहीं मिला, फिर L2 में, फिर L2 में नहीं मिला, फिर L3 में। तो इसी करके फिर दोस्तों उससे बाद क्या है कि L3 में भी नहीं मिला, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां से भी मिस हो गया, फिर वो जो डाटा हमारी रैम से उठाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए पहले जो हमारी रैम होती थी वो मेगाहर्ट्ज कम होती थी, अब रैम मेगाहर्ट्ज भी बढ़ाते जा रहे हैं। वो इसी करके दोस्तों बढ़ाते जा रहे हैं कि हमारे जो रैम से डाटा है बहुत जल्दी कैचे तक पहुंच सके या फिर प्रोसेसर तक पहुंच सके, ताकि वो जो उसकी प्रोसेसिंग कर पाए। और दोस्तों साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले जो मदरबोर्ड थे जिनमें जो नॉर्थ ब्रिज अलग होती थी, साउथ ब्रिज अलग होती थी, तो उनमें तो और ज्यादा सिस्टम होता था, क्योंकि वहां पे जितना भी हमारा जो रैम के साथ एक्सेस होता था सबसे पहले वो जो है चिपसेट के थ्रू होता था। पर दोस्तों जैसे मान लीजिए अब नॉर्थ ब्रिज जो होती है, मतलब चिप जो होती है वो हमारे जो प्रोसेसर के अंदर ही चल चुकी है। अब दोस्तों वहां पे क्या होता है कि हमारा जो चिपसेट जो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट होने की वजह से, मतलब नॉर्थ ब्रिज जो हमारे प्रोसेस में चल जाने की वजह से, तो वहां पे जो उसका रैम के साथ डायरेक्ट एक्सेस होता है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो वहां पे जो उसकी फास्ट और स्पीड हो गया। नहीं तो पहले क्या होता था जब चिपसेट के थ्रू होता था तो वहां पे उसे और ज्यादा उसकी लेटेंसी बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से और वहां पे जो प्रोसेसर को वेट करना पड़ता था और वहां पे उसकी प्रोसेसिंग भी नहीं हो पाती थी। और दोस्तों यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती थी, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए वहां पे जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी, फिर जो हमारी SATA वर्जन वाली सोर्स ड्राइव होती थी, अब जैसे M.2 सोर्स ड्राइव है, वो भी जो चिपसेट के थ्रू होता था उनका कनेक्शन है। और दोस्तों अब क्या किया गया वहां पे भी, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या होता है कि वहां पे जो हमारी M.2 सोर्स ड्राइव होती है उसका जो CPU से डायरेक्ट लिंक होता है, जिससे वहां पे जिसमें डाटा जो है काफी जल्दी उठ सके। तो वहां पे दोस्तों ये जो स्पीड बढ़ाने के लिए वहां पे जो और ज्यादा टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी या जो मेथड लगाया गया ताकि हमारे जो प्रोसेसर तक है जल्दी डाटा पहुंच सके और वहां पे जो प्रोसेसिंग कर पाए। चाहे मान लीजिए हमारी जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है और वहां पे जो हमारी M.2 सोल्स ड्राइव होती थी वो भी पहले जो चिपसेट के थ्रू होती थी और वहां पे दोस्तों अब क्या होता है कि एक जो होती है CPU से डायरेक्ट एक्सेस होता है, बाकी जो चिपसेट के थ्रू ही कनेक्ट होता है और जो SATA होती है जितनी भी हमारी जो पोर्ट होती है उसका जो चिपसेट के थ्रू ही होता है। मतलब यहाँ पे ये जो इंप्रूवमेंट किया गया ताकि एक जो है मतलब आपने तभी देखा होगा जितने भी महंगे मदरबोर्ड होते हैं उनमें जो एक जो होता है मतलब M.2 सोल्स ड्राइव NVMe वाली जो लगाने के लिए वहां पे जो उसका CPU से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, मतलब वहां पे उसके आप चार्ट में भी दे सकते हैं। और दोस्तों साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई जगह पे क्या होता है कि वहां पे जो L1 कैचे मेमोरी भी काफी ज्यादा होती है, पर वो जो डिपेंड करता है प्रोसेसर पे, मतलब जितनी ज्यादा हमारी जो कैचे मेमोरी बढ़ती जाएगी वहां पे जो उसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो वो दोस्तों आपको देख लेना है कि आपकी जो कैचे मेमोरी कितनी है, मतलब आपको साथ में ये भी देखना होता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि हमारे जो इंटेल वाले हैं मतलब आप उसके में देखेंगे वो ज्यादातर L3 कैचे मेमोरी ही वहां पे दिखाते हैं, पर जैसे मान लीजिए AMD वाले होते हैं वो जो L2 L3 भी दिखाती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे इंटेल का i7 9700 का प्रोसेसर है, अगर आप उसके स्पेक में देखेंगे या फिर उसकी डिटेल में देखें तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि L1 जो है इसके 512 किलोबाइट्स है और यहाँ पे जो L1 इंस्ट्रक्शन और L1 डाटा के लिए जो आगे फर्दर डॉट डिवाइड हो गया मतलब 256 किलोबाइट डाटा के लिए। जैसे मान लीजिए आगे हम देखें तो वो जो है L2 2 मेगाबाइट्स है और वहाँ पे वो आगे जो फर्दर कोर में डिवाइड हो चुकी है। तो उसके बाद दोस्तों L3 ले जो 12 मेगाबाइट्स है और वहाँ पे देखिए 8 × 1.5 मेगाबाइट्स वो भी आगे जो फर्दर डिवाइड हो गई है। ऐसे दोस्तों हम AMD के प्रोसेसर के लिए मतलब Ryzen 5 5600X प्रोसेसर ले तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसमें L1 जो है 384 किलोबाइट्स है और L2 जो वहाँ पे है 3 मेगाबाइट्स है और जो L3 है वहाँ पे 32 मेगाबाइट्स है। दोस्तों आपको जब भी प्रोसेसर बाय करना तो वहाँ पे आपको ये भी चीज देखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा जो हमारे प्रोसेसर के अंदर जो कैश मेमोरी क्या होती है और दोस्तों आपको ये भी पता चल चुका होगा इसका काम क्या होता है और यहाँ पे इसका मेमोरी साइज जो कम क्यों होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।